ऊष्मीय प्रसार आपको बता रहे थे। ऊष्मीय प्रसार में 3 तरह का प्रसार ठोसों में होता है, जिसकी चर्चा हो गई थी। पहला प्रसार होता है रेखीय प्रसार, दूसरा होता है क्षेत्रीय प्रसार और तीसरा होता है आयतन प्रसार। ठीक है ना। रेखीय प्रसार तब होता है जब किसी वस्तु में वृद्धि उसकी लंबाई की दिशा में होती है। ठीक है ना। जैसे कोई अगर एक सरल रेखीय वस्तु है तो उसको गर्म करने पर उसमें लंबाई की दिशा में वृद्धि होती है। अगर किसी वस्तु में क्षेत्रफल है अर्थात लंबाई के साथ चौड़ाई भी है, जैसे कोई आयताकार प्लेट है या वर्गाकार प्लेट है या त्रिभुजाकार है, कोई क्षेत्रफल वाली वस्तु है, तो उसको आप ऊष्मा देंगे तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। तो ऐसे प्रसार को हम कहते हैं क्षेत्रीय प्रसार। ठीक है। और जो तीसरा प्रसार था वो था आयतन प्रसार, जो आयतन वाली वस्तुएं होती हैं जो स्थान घेरती हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं आयतन। उस ऐसे प्रसार को कहते हैं आयतन प्रसार। तो तीनों के संबंध में 3 विशेष गुणांक भी थे। पहला था रेखीय प्रसार गुणांक, जिसको हम अल्फा से शो कर रहे थे। दूसरा गुणांक हमारा था क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, जिसको हम बीटा से दिखा रहे थे। और तीसरा प्रसार गुणांक है आयतन प्रसार गुणांक, जिसको गामा से दिखा रहे थे। ठीक है। तीनों की परिभाषाएं क्या है, तीनों के फार्मूले क्या है, ये आपको बताए गए थे। अगर नहीं देखा है तो आप पिछले वाले लेक्चर में देख सकते हैं उसको। ठीक है। अब आपको यहां पर अल्फा बीटा गामा में संबंध जानना है। अल्फा बीटा गामा में संबंध, तो यहां जो संबंध निकलेगा पहले अल्फा बीटा में निकलेगा, फिर बीटा गामा में निकलेगा। पहले अल्फा बीटा में, फिर बीटा गामा में निकलेगा। उसके बाद तीनों को हम कंबाइन कर देंगे तो अल्फा बीटा गामा में हो जाएगा। तो पहले हम निकाल रहे हैं अल्फा बीटा में संबंध। देखिएगा, मान लीजिए कोई एक वर्गाकार प्लेट है, एक वर्गाकार प्लेट है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 1-1 मीटर है। 1 मीटर इसकी लंबाई है और 1 मीटर इसकी चौड़ाई है। जाहिर सी बात है इसका आयतन माफी क्षेत्रफल जो है वह भी 1 वर्ग मीटर हो जाएगा। लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, तो अगर लंबाई 1 मीटर है, चौड़ाई 1 मीटर है, तो क्षेत्रफल भी 1 गुणे 1 वर्ग मीटर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब अगर इसको हम गर्म करेंगे, ठीक है, इसको हम गर्म करेंगे तो चूंकि क्षेत्रफल वाली वस्तु है तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी और साथ साथ चौड़ाई में भी वृद्धि हो जाएगी। लंबाई चौड़ाई दोनों में वृद्धि हो जाएगी, अर्थात इसका जो क्षेत्रफल है वो फैल जाएगा। ठीक है। लंबाई में कितनी वृद्धि होगी ध्यान देना है। इसकी लंबाई यहां पर 1 मीटर है। ठीक है। इसकी लंबाई 1 मीटर है। जब गर्म किया आपने और इसका तापमान आपने बढ़ाया 1 डिग्री सेल्सियस, पूरी प्लेट का, पूरी जो प्लेट आपकी वर्गाकार प्लेट है इसका तापमान आपने बढ़ाया 1 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा कि 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली वस्तु है, इसका ताप आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं, तो लंबाई में वृद्धि होगी, चौड़ाई में वृद्धि होगी, फलस्वरूप क्षेत्रफल वृद्धि हो जाएगी। लंबाई इसकी 1 मीटर है। अब समझ लीजिए कि 1 मीटर लंबी ये कोई छड़ हो गई, भाई लंबाई किनारे तो बढ़ेगा ना, एक किनारा बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा, तीसरा बढ़ेगा, चौथा बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा आपका, है कि नहीं। तो 1 मीटर इसकी लंबाई आपकी है, तो इसकी लंबाई में कितनी वृद्धि हो जाएगी, इसकी लंबाई में होने वाली वृद्धि ध्यान दीजिएगा। 1 मीटर लंबी छड़ समझ लीजिए है, ये किनारे की बात कर रहा हूं। 1 मीटर लंबी छड़ है और इसका तापमान आपने बढ़ाया है 1 डिग्री सेल्सियस, तो आपने रेखीय प्रसार गुणांक की परिभाषा में पढ़ा है कि यदि 1 मीटर लंबी छड़ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है उसे रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा कहा जाता है। ये अल्फा की परिभाषा है। परिभाषा क्या है, निकाल कर लीजिए कि अगर 1 मीटर लंबी छड़ है
और उसका तापमान बढ़ाया जाए 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है उसे हम कहते हैं रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा कहते हैं। तो यहां पर 1 मीटर लंबाई इसकी है और तापमान बढ़ाया आपने 1 डिग्री सेल्सियस, पूरे प्लेट का बढ़ा दिया आपने तापमान 1 डिग्री सेल्सियस, तो इस किनारे का भी सबका वही बढ़ा, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1 मीटर लंबी छड़ की तरह इसका एक किनारा है, उसका तापमान हमने बढ़ा दिया 1 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी लंबाई में जो वृद्धि होगी वो अल्फा के बराबर होगी, अर्थात अल्फा इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, इसकी लंबाई यहां से बढ़ के यहां हो गई, वृद्धि कितनी हो गई अल्फा, तो न्यू लेंथ कितनी हो गई, ये 1 मीटर पहले से है तो न्यू लेंथ हो गई 1 प्लस अल्फा, ये नई लंबाई हो गई, ठीक है। ऐसे ही चौड़ाई भी कितनी बढ़ जाएगी अल्फा, चौड़ाई बढ़ जाएगी अल्फा आपकी, तो नई चौड़ाई क्या हो जाएगी 1 प्लस अल्फा। कहने का मतलब अब आपका दूसरा वर्ग बन गया, ये ना समझिएगा कि ये नहीं बढ़ा, सब बढ़ रहे हैं, समझ रहे बात को ना, सब बढ़ गए। तो अल्फा कुल मिलाकर नई लंबाई 1 प्लस अल्फा, नई चौड़ाई 1 प्लस अल्फा, तो नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, नया क्षेत्रफल ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। नया क्षेत्रफल हो जाएगा 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है, अर्थात 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, एक दशमिक होल स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, ये नया क्षेत्रफल हो गया। और पुराना क्षेत्रफल कितना था हमारा, पुराना था 1 वर्ग मीटर, ठीक है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि निकालनी हो, क्षेत्रफल में वृद्धि ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्षेत्रफल में क्या बढ़ोतरी हो रही है वो पता चल जाएगा, 1 से कैंसिल हो गया, आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। यहां पर अल्फा जो है ये बहुत छोटी राशि है, समझ रहे मेरी बात को, अल्फा बहुत छोटी राशि है, ठीक है, अल्फा छोटी राशि है, इसलिए अल्फा के स्क्वायर, अल्फा क्या है, अल्फा क्या है 1 मीटर लंबी छड़ हो, कितनी लंबी छड़ है ना, 1 मीटर लंबी छड़ हो, उसका तापमान आप बढ़ा रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस। अब आप सोच लीजिए कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कुछ भी नहीं होता, समझ रहे बात को, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलता है, उस उबले हुए पानी में आप छड़ को डाल दीजिए तो उसकी लंबाई में बढ़ोतरी बहुत कम होगी, उबलता हुआ पानी है ना, और उसका 100वां भाग है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या है 1/100 भाग है उसका, मतलब तापमान में जरा सी वृद्धि हो रही, थोड़ी सी वृद्धि हो रही है, बिल्कुल हल्की सी वृद्धि, छूने पर गर्म भी नहीं लगेगा वो। तो जब तापमान में बहुत कम वृद्धि हो रही है तो लंबाई बहुत कम बढ़ेगी, वो लंबाई कुछ बढ़ेगी, नियम के तहत कुछ बढ़ेगी, लेकिन वो मेजरमेंट में बहुत कम होगा, वो लगभग 0.0002 प्रति डिग्री सेल्सियस ऐसे होता है, समझ रहे बात, मतलब बहुत छोटी राशि होती है अल्फा ये। तो छोटी राशि होती है, उसके स्क्वायर जो होते हैं, उसके क्यूब जो होते हैं वो और भी छोटे होते हैं, समझ रहे बात को ना, ये तो आप जानते ही हैं, छोटी राशियों के वर्ग और भी छोटे हो जाते हैं, बड़ी राशियों के वर्ग बड़े हो जाते हैं। तो अल्फा स्क्वायर जो है ये और भी छोटी राशि हो जाएगी, तो इसको हम क्या करेंगे, उपेक्षणीय कर देंगे, नेग्लेजिबल हो जाएगा ये, है ना, मतलब इसको छोड़ देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर को चाहे जोड़ेंगे 2 अल्फा में चाहे नहीं जोड़ेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्फा में जैसे आप यहां पर मान लीजिए 100 है और मान लीजिए 1/100 है, और यहां पर 1/100 को वर्ग करें 1/10,000 हो गया, 1/10,000 तो एक और छोटा हो गया, 10,000 का वर्ग करेंगे और भी छोटा हो जाए। कहने का मतलब जो बड़े घाते होती हैं उनके मान बहुत छोटे हो जाते हैं, इसलिए उनको किस संख्या में जोड़िए या घटाइए कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसका मान हो जाएगा लगभग 2 अल्फा, अल्फा स्क्वायर को छोड़ देने पर, ठीक है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि क्या हो गई 2 अल्फा, ठीक है। अब क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की परिभाषा क्या कहती है, सूत्र भी होता है बीटा इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी, ये सूत्र आप जानते हैं।
क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि बटे मूल क्षेत्रफल जो था गुणे ताप वृद्धि। तो क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि आप निकाल चुके हैं 2 अल्फा। मूल क्षेत्रफल आपका है 1 वर्ग मीटर मूल क्षेत्रफल। ताप वृद्धि है 1 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, अर्थात बीटा जो होता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक वो रेखीय प्रसार गुणांक का दुगना होता है। यहां से अगर हम अल्फा अपान बीटा कर दें, बीटा नीचे लाएंगे, अल्फा अपान बीटा तो 1/2 हो जाएगा, अर्थात अल्फा अनुपाते बीटा अगर निकालना चाहें तो ये मान आ जाएगा 1:2। अल्फा और बीटा का जो रेशियो होगा वो 1:2 आ जाएगा, अर्थात क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का दुगना होता है। ठीक है, चलिए अगला आ जाते हैं हम आयतन प्रसार गुणांक में और रेखीय प्रसार गुणांक में। वही सेम चीज है, एक आप समझ गए तो कोई डिफरेंस नहीं। जैसे एग्जांपल तो हम देखिए, ये हमारा घन है, मान लीजिए 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई का एक घन है। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 1-1 मीटर है, तो इसका मूल आयतन कितना हो जाएगा? इसका मूल आयतन हो जाएगा 1 घन मीटर। इसका मूल आयतन हो जाएगा 1 घन मीटर। 1 गुणे 1 गुणे 1 आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 घन मीटर। तो इसका आयतन भी इक्वल टू हो जाएगा 1 घन मीटर। जब इसका तापमान हम बढ़ाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस, पूरे घन का तापमान बढ़ा रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी 1 प्लस अल्फा, मतलब लंबाई वृद्धि अल्फा हो जाएगी, और नई लंबाई हो जाएगी 1 प्लस अल्फा, नई चौड़ाई हो जाएगी 1 प्लस अल्फा, नई ऊंचाई हो जाएगी 1 प्लस अल्फा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि 1 मीटर लंबाई की छड़ का तापमान अगर हम बढ़ाते हैं 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है उसे रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा कहते हैं। तो यहां पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 1-1 है, इसलिए सब वृद्धि बराबर होगी और वो अल्फा की इक्वल होगी। तो नई लंबाई 1 प्लस अल्फा, नई चौड़ाई 1 प्लस अल्फा और नई ऊंचाई भी 1 प्लस अल्फा। इसलिए नया आयतन कितना हो जाएगा? नया आयतन ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा का क्यूब। 1 प्लस अल्फा का क्यूब हो जाएगा ये। इसको ओपन करेंगे आप तो 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा होता था फार्मूला, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b, ऐसे होता है। या ओपन करेंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है ना? तो उस नियम से इसको तोड़ेंगे आप तो आएगा 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा, इतना हो गया। ठीक है, अब आयतन में कितनी बढ़ोतरी हुई है वो पता करना आपको है। तो आयतन में वृद्धि डेल्टा भी इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 1। आयतन में वृद्धि हो जाएगी 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आएगा अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा। ठीक है, क्योंकि आपको जैसे पिछले पीछे बताया गया था अल्फा बहुत अल्प राशि है, बहुत छोटी राशि है, इसलिए अल्फा के स्क्वायर और अल्फा के हाई पावर्स जो है आपके हायर टर्म्स जो है वो नेग्लेजिबल हो जाएंगे। तो अल्फा स्क्वायर को अल्फा क्यूब वाले टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि ये बहुत कम छोटी राशियां हैं, इसलिए किसी टर्म में किसी पद में इनको जोड़ने से घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मिलेगा हमको यहां पर 3 अल्फा। ठीक है, अब रेखीय प्रसार गुणांक गामा का फार्मूला होता है गामा इक्वल टू डेल्टा v अपान v इंटू डेल्टा टी। इस प्रकार से गामा इक्वल टू डेल्टा v अपान v इंटू डेल्टा टी, अर्थात आयतन में वृद्धि बटे मूल आयतन इंटू ताप वृद्धि हो जाएगा। आयतन में वृद्धि आप निकाल चुके हैं 3 अल्फा,
मूल आयतन आपको पता है 1 घन मीटर था, मूल आयतन 1 घन मीटर और ताप वृद्धि भी 1 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से गामा की जो वैल्यू है वो 3 अल्फा के इक्वल आ जाएगी, या गामा को नीचे करेंगे आप अल्फा अपान गामा तो 1/3 आ जाएगा, अल्फा अपान गामा इक्वल टू 1/3 या अल्फा इस्टू गामा इक्वल टू 1:3, अर्थात अल्फा और गामा का जो रेशियो है वह 1:3 होगा। समझ गए बात को? अब आप समझ गए पहले से ही अल्फा अनुपाते बीटा, अल्फा अनुपाते बीटा इक्वल टू 1:2 है और अल्फा अनुपाते गामा इक्वल टू 1:3 है। तीनों को मिला देंगे तो अल्फा अनुपाते बीटा अनुपाते गामा इक्वल टू हो जाएगा 1:2:3। अर्थात तीनों में ये संबंध होता है कि अल्फा बीटा गामा में बीटा अल्फा का दुगना होता है और गामा अल्फा का तिगुना होता है। ठीक है, और अगर बीटा गामा पूछा जाए तो बीटा का की वैल्यू अगर 2 है तो गामा की वैल्यू 3 है, अर्थात गामा जो है बीटा का 1.5 गुना होता है, 1.5 गुना होता है, 3/2 गुना होता है। ठीक है, तो ये तीनों में संबंध है, जान गए होंगे। चलिए, ठोसों में ऊष्मीय प्रसार का उपयोग क्या है? ठोसों में ऊष्मीय प्रसार होता है, ये आपको क्लियर हो गया। अब तो कोई कंफ्यूजन रह नहीं गया कि ठोस में प्रसार नहीं होता, चाहे वो आयतन वाली वस्तु हो, चाहे क्षेत्रफल वाली वस्तु हो, चाहे रेखीय वस्तु हो। आयतन प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, रेखीय प्रसार के रूप में ठोसों में प्रसार होता है। ठीक है, इसके दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, ये अगर जानना आपको है तो जान सकते हैं। ठीक है ना, जैसे पहला उपयोग इसका, किसी बोतल में फंसी हुई कार्क को निकालना। बोतल में फंसी हुई कार्क को निकालना, मान लीजिए कोई बोतल है, उसमें कोई कार्क की डाट जो है फंस गई है। ठीक है, तो उसको निकालना अगर है तो बोतल की जो गर्दन होती है, हेड वाला सिरा उसका, उसको अगर आप उबलते जल में डाल दीजिए तो गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के बाद उसका मुंह थोड़ा सा खुल जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, और उसमें से वो डाट जो है या कार्क जो है वो आराम से आप चिमटी की सहायता से निकाल सकते हैं। क्लियर बात हो गई? तो इस तरह ठोस में प्रसार का ये एग्जाम्पल है, उसका उपयोग है जिसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है ना, तो ठोसों में प्रसार का पहला उपयोग हो गया किसी कार्क में, किसी बोतल में फंसी हुई कार्क की डाट को निकालना। दूसरा उपयोग आप ले सकते हैं, और इंपॉर्टेंट उपयोग है, रेलवे की जो पटरियां हैं जब बिछाई जाती हैं, ठीक है, रेलवे की पटरी खंड खंड में बिछाई जाती है ना, जब पटरी बिछाई जाती है तो दो पटरियों के बीच में थोड़ी सी गैपिंग छोड़ दी जाती है, रिक्त स्थान छोड़ करके उसको एक लोहे की पत्ती होती है मोटी सी, उसके द्वारा उसको बांध देते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं। एकदम दोनों पटरियों को ज्वाइंट नहीं करते, उनके बीच में थोड़ी सी गैपिंग रखी जाती है। वो इसीलिए कि निश्चित रूप से गर्मी के महीने में जब तापमान बढ़ेगा तो लोहे में प्रसार होगा, और जब लोहे में प्रसार होगा और उसको फैलने के लिए जगह नहीं मिलेगा, वो फैलना चाहेगा, और पूरी पटरी आपने जोड़ दिया है, एक तरह से गैपिंग कहीं नहीं छोड़ा हुआ है, तो फैल कहां जाएगा? फिर उसमें जो है जो प्रसार होगा वो रेखीय ना होकर के पार्श्व विस्थापन होगा, फिर बगल में फैलेगा, तो पटरियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, और टेढ़ी मेढ़ी होंगी तो फिर ट्रेन के गिरने का खतरा बना रहेगा। ठीक है, तो वो इसीलिए गैपिंग छोड़ी जाती है, जिससे गर्मी के महीने में जो भी प्रसार लोहे में हो वो प्रसार हो करके उस गैपिंग को या उस स्थान को, रिक्त स्थान को भर ले और पटरियों को टेढ़ा होने से बचाया जाए। ठीक है, आपके कमरे की फर्श में जो ये शीशे की पट्टी पड़ी हुई है, कांच पड़ा हुआ है ना, आप देख रहे हैं कांच पड़ा हुआ है, तो फर्श को बनाते समय कांच जो डाला जाता है उसका भी यही उपयोग है। ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे तो फर्श में ही प्रसार होता है, फर्श में भी फैलाव होता है। आप देखेंगे कि शुरू में जब फर्श बनती है आपकी, तो पट्टी जो होती है आपकी कांच वाली बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ती है, कहां से गई हुई है, उसकी चौड़ाई रहती है, है ना।
लेकिन आप 4 साल 6 साल के बाद देखेंगे तो उसी कांच की पट्टी के ऊपर कुछ न कुछ सीमेंट आकर के जमा हो जाता है ना। एक बिल्कुल फ्रेश पट्टी आपको नहीं दिखेगी फिर दोबारा। क्यों? क्योंकि गर्मी के महीने में जब फैलाव होता है तो फैल करके उसी कांच के ऊपर आकर के ढक लेता है। तो कई पार्ट में बांट देने से जब फैलाव होगा तो फैलाव होने के बाद थोड़ा ही फैलाव होगा तो वो फैलाव जा करके उसी कांच की पट्टी के ऊपर जमा हो जाएगा और आपका जो समतल वाला भाग है फर्श का वो समतल ही रहेगा, वो मतलब ऊपर नीचे नहीं होगा। उसकी प्लेन जो है मतलब समतल ही रहेगी, प्लेन ही रहेगी, चिकनी रहेगी। उसका ऐसा पोर्शन नहीं हो कि कहीं पर थोड़ा सा ऊपर हो जाए, ऊंचा हो जाए, कहीं पर थोड़ा सा ढाल हो जाए। ठीक है, तो इसलिए ये कांच की पट्टियां उसमें डाली जाती हैं। ठीक है, लकड़ी के फ्रेम पर या लकड़ी के पहिए पर लोहे का हाल चढ़ाना बेस्ट एग्जांपल है। लकड़ी के पहिए पर लोहे का हाल चढ़ाना है ना। लकड़ी का पहिया है और उसके ऊपर लोहे का फ्रेम चढ़ाना आपको है। ये हो गया लकड़ी का पहिया। ठीक है, आपको इसके ऊपर लोहे का हाल चढ़ाना, मतलब लोहे का हाल ऐसे चढ़ाना ऐसे। ठीक है ना। तो आप ये चाहे कि लोहे का हाल बन जाए हमारा और उसके भीतर लकड़ी का पहिया उसी साइज का बना के डाल दें, कभी कसेगा? नहीं कसेगा। कितना भी आप लकड़ी में डालेंगे फिर ढीले तो रहेगा, वो कसे कैसे? जब तक नहीं कसेगा तब तक कोई मतलब नहीं इसको इस तरह बनाने का। समझ रहे बात को? तो क्या करते हैं, पहले लकड़ी का लोहे का जो आपका हाल है, इसको हाल बोलते हैं, वही पहिए को, पहिए के ऊपर का कवर जो होता है, तो ये हाल जो है उसकी साइज थोड़ा छोटा बनाते हैं। पहिए से थोड़ा सा छोटा, हल्का छोटा बनाएंगे। उसके बाद गर्म करते हैं उसको। जब गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात फैलेगा, और गर्म करने के बाद उसको फैला देंगे और फैलाने के बाद तब उसको गर्म अवस्था में ही पहिया इसमें डाल देंगे। डालने के बाद जब वो ठंडा होगा बाद में तो जकड़ लेगा, फिर कस लेगा। समझ रहे बात? चढ़ जाएगा। और आप सोचें कि ऐसे ही हम पहिया समान आकार बनाकर डाल के फिट कर दें, फिट नहीं हो सकता वो। तो ये उसका एग्जाम्पल है ठोसों प्रसार का। ठीक है, केबल जो आप लगाते हैं, जब दो खंभों के बीच में केबल को या तार को कसा जाता है तो गर्मी के महीने में अगर कसते हैं दो खंभों के बीच में तार को तो थोड़ा सा ढीला छोड़ देते हैं, इसलिए क्योंकि ठंडक में सिकुड़न होगी, है ना, और वो दो खंभों के बीच में कस लेगा जाकर के। और ठंडक में अगर बांधते हैं तो टाइट करके बांधते हैं कि गर्मी में फैलाव होगा ही। अगर ठंडक में आप ढीला बांध देंगे तो गर्मी में और ढीला हो जाएगा फिर वो, और गर्मी के महीने में टाइट बांध देंगे तो ठंडक के महीने में और टाइट होगा, वो टूट जाएगा। ठीक है, तो टेलीफोन के खंभों के बीच में जो वायर होते हैं या बिजली के खंभों के बीच में जो तार होते हैं, वो जिस मौसम में बांधे जाते हैं उस मौसम में ये ख्याल रखा जाता है कि उनके बीच की लंबाई किस प्रकार से रखी जाए जिससे मौसम के परिवर्तन के साथ उसमें कोई विशेष परिवर्तन न हो। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं। मोटे कांच की गिलास में, ठीक है, गर्म चाय या खौलता हुआ जल डाल देने पर वो चटक जाता है या टूट जाता है। ठीक है, मोटे कांच गिलास में। क्यों? क्योंकि कांच जो है वह ऊष्मा का कुचालक है, ऊष्मा का कुचालक है कांच। ठीक है, जब उसमें आप चाय डालते हैं या गर्म जल डालते हैं तो अंदर तो गर्मी मिल जाती है, उसको अंदर की सतह गर्मी मिल गई तो अंदर की सतह गर्मी मिलेगी तो फैलना चाहेगा, वो फैलने का प्रयास करेगा। फिर जब भी ठोस को मिलेगी ऊष्मा तो फैलने का प्रयास करेगा। लेकिन कांच ऊष्मा का कुचालक है तो बाहरी सतह को ऊष्मा मिल नहीं पाती। जितनी ऊष्मा अंदर को मिलेगी उतना बाहर कहां मिलेगी, वहां तक ऊष्मा जा ही नहीं पाएगी। जब बाहर की सतह को ऊष्मा नहीं मिलेगी तो बाहर वाली सतह नहीं फैलेगी, अंदर वाले को मिल रही फैलने का प्रयास करेगी, तो अंदर वाली फैलने का प्रयास करेगी और बाहर वाली सतह नहीं फैलेगी, तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, दो रिएक्शन होगा, तो चटक जाएगा, टूट सकता है। ठीक है, पतली कांच गिलास है तो फिर ऊष्मा कुछ बाहर भी पहुंच जाती है, इसलिए कुछ न कुछ फैलाव बाहर भी हो जाता है। मोटी कांच गिलास है
तो बाहर फैलाव बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि ठोस में जो प्रसार होता है वो उसका उपयोग जो है दैनिक जीवन में आप करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं द्रवों में प्रसार। द्रव में प्रसार। एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। देखिए, द्रव में जो प्रसार होता है वो अकेला होता है एक प्रकार का, क्योंकि आपको बताया था कि द्रव में न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ऊंचाई होती है, उसमें केवल स्पेस वो घेरता है, अर्थात आयतन होता है। जिस भी बर्तन में रखेंगे उसी का आकार वो ग्रहण कर लेगा। बेलनाकार बर्तन है तो जो बेलनाकार बर्तन का आयतन होगा वही जल का आयतन हो जाएगा। ठीक है, किसी शंक्वाकार बर्तन रखेंगे तो जो शंक्वाकार बर्तन का आयतन होगा वही जल का द्रव का आयतन हो जाएगा। इसलिए द्रव में पहली चीज तो ये कि केवल एक तरह का प्रसार होता है और वो प्रसार आपका है आयतन प्रसार। द्रव में केवल एक प्रकार का प्रसार होता है और वो प्रसार कैसा है? आयतन प्रसार या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है। ठीक है, जबकि ठोसों में 3 प्रकार का प्रसार होता है। ठीक ना, गैसों में प्रसार भी आयतन प्रसार ही होता है, तो द्रवों में गैसों में आयतन प्रसार जो है होता है और ठोसों में प्रसार 3 प्रकार का होता है। लेकिन आयतन प्रसार द्रवों में और गैसों के आयतन प्रसार में डिफरेंस है। ठीक है, पहले हम द्रवों की बात करते हैं। द्रवों में जो आयतन प्रसार है वो 2 प्रकार का होता है। आयतन प्रसार ही दोनों है लेकिन वो 2 प्रकार का होता है। क्यों? क्योंकि द्रव की विशेषता ये है कि द्रव को आप सीधे नहीं गर्म कर सकते। छड़ को तो आप ठोस वस्तु है, छड़ है, उसको सीधे गर्म कर देंगे, भट्टी में डाल देंगे। आप कोई प्लेट है भट्टी में डाल देंगे, और लेकिन पानी गर्म करना है तो सीधे पानी डाल दोगे ऐसे आग में? नहीं डाल पाओगे। तो सीधे पानी आप नहीं गर्म कर सकते। पानी गर्म करना है तो बर्तन रखना पड़ेगा, किसी पतीली में रखना पड़ेगा, किसी बाल्टी में, किसी मग में, ग्लास में, कहीं कहीं आपको रखना पड़ेगा, तब गर्म करेंगे। तो पानी गर्म होगा, साथ साथ बर्तन भी तो गर्म होगा। ऐसा नहीं बर्तन में गर्म पानी सीधे गर्म हो जाएगा। तो बर्तन जब गर्म होगा तो बर्तन में प्रसार होगा, तब उसके बाद ऊष्मा मिलेगी आपको द्रव को। तो पहले बर्तन में ऊष्मा मिलेगी, ठोस में मिलेगी, उसके बाद तब ऊष्मा पहुंचेगी द्रव में आकर के। तो जब भी किसी द्रव को गर्म करते हैं तो पहले ठोस को गर्म करना पड़ता है, तब उसके बाद द्रव को गर्म करना पड़ता है। जैसे किसी बर्तन को आपने गर्म किया तो पहले पेंदी को ऊष्मा मिलेगी तो पेंदी फैलेगी। जब पेंदी फैलेगी तो द्रव का जो तल है, ऊपरी तल है, वो घटेगा ना, थोड़ा घटेगा नहीं घटेगा? भाई ऐसे ये आपका बर्तन हो गया, यहां तक आपने पानी को भर दिया, यहां पर आपने ऐसे स्पिरिट लैंप से इसको गर्म कर रहे हैं। जब गर्म करेंगे, मान लीजिए ए बिंदु तक है, गर्म करेंगे तो थोड़ी सी फैलेगी ये, है ना? इसमें फैलाव तो कुछ प्रसार, थोड़ा बहुत तो प्रसार होगा ही। इसका तल जो है थोड़ा गिरेगा, यहां पर बी पर आ जाएगा। जब ठोस में प्रसार होगा या बर्तन में प्रसार होगा तो इसका तल थोड़ा सा गिरेगा और उसके बाद तब जो है ऊष्मा मिलेगी द्रव को, द्रव भी फैलेगा अपना, तो द्रव तब बी से फैलकर सी पे जाएगा। तो वास्तव में, एक्चुअल में, वास्तव में प्रसार द्रव में कहां से कहां तक? बी से सी तक होता है, बी से सी तक। ठीक है ना? लेकिन हम क्या करते हैं, हम जितना द्रव भरते हैं वहां देखते हैं, वहां नाप लेते हैं यहां तक था, और लास्ट में जहां तक पहुंचा है वहां तक देख लेते हैं। तो हम जो है बर्तन का फैलाव जो है वो छोड़ देते हैं, है ना? इसलिए अगर किसी द्रव के प्रसार को नापते समय बर्तन के प्रसार को भी ध्यान में रखा जाता है, तब ऐसे प्रसार को हम कहते हैं वास्तविक प्रसार। क्या कहते हैं? वास्तविक प्रसार। अर्थात अगर हम बी से सी तक की गणना कर रहे हैं तो ये द्रव का वास्तविक आयतन प्रसार हुआ। इसलिए पहला जो प्रसार गुणांक है वो है वास्तविक प्रसार गुणांक। पहले वास्तविक प्रसार की बात कर रहा हूं।
द्रव का वास्तविक आयतन प्रसार, अगर हम बर्तन को के प्रसार को ध्यान में रखते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं, तो ये वास्तविक आयतन प्रसार हुआ। और अगर बर्तन के प्रसार को उपेक्षणीय कर देते हैं, अर्थात पहले जहां पर द्रव का लेवल था वहां से अंतिम लेवल तक की गणना कर लेते हैं और द्रव का आयतन निकाल लेंगे क्या बढ़ोतरी हुई है, तो ऐसे प्रसार का नाम है आभासी आयतन प्रसार। आभासी आयतन प्रसार। ये द्रव में दो प्रकार का आयतन प्रसार हुआ, एक वास्तविक आयतन प्रसार और एक आभासी आयतन प्रसार। ये द्रव के अपने गुण के नाते होता है क्योंकि इसको बर्तन में रखकर गर्म किया जाता है। अब इसमें और भी चर्चा जो है नेक्स्ट वीडियो में की जाएगी, ठीक है।